हम शीत युद्ध की बात करते करते आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा चौथा वीडियो है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद की स्थिति पर बात करेंगे हम। सबसे पहली बात यह है कि जो शीत युद्ध चला था वो 1945 से लेकर के 1991 तक चला था। और हम बार बार ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि एक तरफ इसमें अमेरिका था और एक तरफ USSR यानी सोवियत संघ था। इन दोनों के बीच लगातार शीत युद्ध चला और ये 1945 से 1991 में तक चला। 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया, कोल्ड वार समाप्त हो गया। प्रश्न ये उठता है कि 1991 में ऐसा क्या हो गया था कि कोल्ड वार समाप्त होना पड़ा, कोल्ड वार को या शीत युद्ध को समाप्त होना पड़ा। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हुआ यह था कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अमेरिका शक्ति उभरता हुआ शक्ति था और सोवियत संघ जो है पुरानी शक्ति थी। ये अपनी शक्ति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था और ये अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए, बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। तो इन दोनों के बीच जो लड़ाई थी उसका मुख्य कारण यह था, एक तरह का शक्ति का लड़ाई था कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। दूसरा एक बेसिक कारण था कि अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी और इसको लेकर भी इन दोनों में नई बनाव चल रहा था। यहाँ साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, तो दोनों के इस विचार में भी बदलाव थे। लेकिन बेसिक कारण ये था कि अपना शक्ति बढ़ाना चाह रहा था और ये अपना बढ़ा हुआ शक्ति को बचाना चाह रहा था। आखिर में क्या हो गया, 1945 से 1991 तक USSR लगातार संघर्ष करता रहा। लेकिन दिक्कत ये हो गया कि 1991 में USSR टूट गया, सोवियत संघ टूट गया। सोवियत संघ जब टूटा तो उसके 15 भाग हो गए। ये भी जानने की ज़रूरत है कि सोवियत संघ जो टूटा था 1991 में, या उसका विघटन जब हुआ था, तो उसके 15 भाग हो गए थे, 15 देश हो गए थे उसमें। जैसे कि ये याद नहीं रखना आपको, लेकिन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे इस्टोनिया था, लिटाविया था, इथोपिया था, यूक्रेन था, बेलारूस था, अजरबैजान था, कजाकिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान था। तो ऐसे बहुत सारे जो देश थे, ये सारे आपको याद नहीं रखने होंगे, इसका ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 15 कंट्रीज़ में टूट गया था सोवियत संघ। और चूँकि सबसे बड़ा राज्य जो था उसका नाम था रूस, इसलिए सोवियत संघ का नाम फिर रूस के नाम से जाना जाने लगा। तो रूस जो है 1991 के बाद कहलाया, 1991 के बाद कहलाया। अब क्वेश्चन बहुत सारे उठते हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कारण था कि 1991 में रूस जो है, सोवियत संघ जो है वो टूट गया। 1991 में सोवियत संघ क्यों टूट गया, उसका विघटन क्यों हुआ? तो उसके कई बेसिक कारण थे। मोटे तौर पे हम उस पर बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम सबसे पहली बात ये करेंगे कि कोई भी देश का जब हम देखते हैं कि उस देश में जो है विखंडन आ रहा है, तो उस देश के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना में कमी आ जाती है, तो देश टूट जाता है। अगर हम अपने देश से प्यार नहीं करते हैं, हम अपने देश के प्रति वफादार नहीं रहते हैं, तो अल्टीमेटली इसका ये निष्कर्ष आएगा कि आपका देश जो है वो कहीं ना कहीं वो दूसरे देश के हाथ में चला जाएगा। भारत के साथ ये तो कह सकते हैं कि पता नहीं आपका जो देश गुलाम हुआ था मुग़ल साम्राज्य के ज़माने में, तो उस समय की स्थिति क्या रही थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हुए जिसमें राष्ट्रीयता की भावना की कमी आई, तो देश टूटता चला गया। आखिर भारत भी टूटा जो पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान के लोग भारत से प्रेम नहीं करते थे, इसलिए अपने अलग पाकिस्तान का मांग कर दिए वो लोग। तो कुल मिलाकर के सोवियत संघ के टूटने का मुख्य कारण ये था कि वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना में कमी आ गई थी। और राष्ट्रीयता की भावना में कमी आने का कारण ये था कि रूस जो है वो 15 देशों में था, सोवियत संघ 15 अलग अलग देश थे, और जो मतलब एक 15 अलग अलग राज्य थे जो टूट के अलग हुए। उनमें जो एक तरह का नस्लीय मतभेद आ गया। नस्ल मतलब कहने का कि बेलारूस के जो लोग थे वो अपने नस्लवादी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे, वो अपना फ़ायदा देख रहे थे, यूक्रेन वाले अपना देख रहे थे, कजाकिस्तान वाले अपना देख रहे थे। तो अलग अलग जो राज्य थे वो लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए, अपना अपना हित के लिए काम कर रहे थे, देश के लिए काम नहीं कर रहे थे ये लोग। यानी उसमें नस्ली मतभेद आ गया। एक क्वेश्चन पूछता है कि नस्ली मतभेद का क्या मतलब है, तो उसको आप यही लिखेंगे कि रूस के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों में अपने अपने स्वार्थ की भावना आ गई, अपना अपना फ़ायदा देखने लगे, तो इसीलिए मतभेद हो गया उनमें। तो कहने का मतलब है कि रूस अंदर से कई हिस्सों में बंट चुका था ऑलरेडी। टूटा 1991 में, लेकिन वो कई अंदर से टुकड़ों में बंट चुका था। बंटने के भी कई कारण थे।
हम जानते हैं कि जो सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति थे वो लेनिन थे। एक बेसिक क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति कब हुई। तो रूस की क्रांति की जब बात करें तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। ये हम लोग 9-10 में पढ़ते आ रहे थे। 1917 में रूस की क्रांति हुई, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। ये लेनिन के नेतृत्व में हुई थी और ये क्रांति सक्सेस हुई थी रूस में। और वहाँ की सरकार जो जार निकोलस द्वितीय थी, वो सरकार वहाँ गिर गई थी रूस की। यानी रूस की जो तानाशाही सरकार थी, जार निकोलस द्वितीय, वो गवर्नमेंट गिर गई थी। और रूस में अब क्या है कि एक तरह का लोकतंत्र स्थापित हो गया था और वहाँ पर एक साम्यवादी सरकार बनी और उसका नेतृत्व लेनिन ने किया। अगर हम इसको सीधे लाइन में समझें तो लेनिन ने क्रांति का आंदोलन का शुरुआत किया था। कौन सा क्रांति? रूस की क्रांति। रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में। तो 1917 में जब रूस की क्रांति हुई तो वहाँ की जो पहले की सरकार थी, जार निकोलस द्वितीय, उनका खात्मा हो गया और रूस में नई सरकार आ गई। अब नई सरकार आ गई रूस में, तो रूस के राष्ट्रपति कौन हुए? रूस का मतलब आप सोवियत संघ ही समझेंगे, क्योंकि अभी 1991 के पहले की बात हो रही है। तो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति पहले हुए वो कौन थे? लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। लेनिन राष्ट्रपति बने तो 1917 से 24 तक रूस में बेसिकली जो सुधार करना था उन्होंने किया। लेनिन के दौर का ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है। वो बहुत ठीक ठाक से रूस को लेके चले थे। ये ठीक हम समझेंगे कि आप हमारे भारत में गांधी वाली जो थॉट थी, एक तरह का वो चीज़ था लेनिन के अंदर, लेकिन उसका उल्टा जस्ट आ गया स्टालिन, जो हमारे भारत में गॉडसे से रिलेटेड है। तो गॉडसे का अगर आपसे पूछे कोई कि आप लेनिन को मानते हैं कि स्टालिन को, तो बेसिकली आंसर हो जाएगा कि हम लेनिन को मानते हैं। इसका मतलब स्टालिन को लोग नहीं मानते थे। सोवियत संघ में भी नहीं मानने के कई कारण थे और स्टालिन एक लंबे टाइम तक वहाँ के राष्ट्रपति रहे, 24 से लेकर के 53 तक। तो इतना टाइम में स्टालिन ने क्या किया? सुधार करने की कोशिश की, लेकिन इनका सुधार गलत तरीके से होता था। इन्होंने क्या किया कि जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी, जो सोवियत संघ की इकोनॉमी थी, उस इकोनॉमी को सारे इकोनॉमी को अपने हाथों में ले लिया, जिसको कमांडेड इकोनॉमी या आदेशित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये भी कि आदेशित अर्थव्यवस्था क्या है। बहुत बेहतर ढंग से आप समझेंगे तो आदेशित अर्थव्यवस्था या कमांडेड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो सोवियत संघ में जब स्टालिन वहाँ के राष्ट्रपति बने तो स्टालिन ने क्या किया कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया और सारा कुछ अपने हाथ में लेने की वजह से वहाँ का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मुश्किल हो गया। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे मान लो किसी आदमी का निजी भूमि है, निजी ज़मीन है, तो उस निजी ज़मीन को भी पर्सनल ज़मीन जो उसका है, प्राइवेट जो अपना हिस्सा माने उसका प्रॉपर्टी है, सरकार उसको ले ली, तो उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब मेरा खेत, अगर भारत में हम रहते हैं, मेरा खेत है, तो सरकार अपने उसका राष्ट्रीयकरण कर अपने अंडर में ले ली। दूसरा इन्होंने गलती किया कि सामूहिक कृषि शुरू करवा दिया, माने मेरा खेत है, पूरा गांव मिल करके उस पर खेती करेगा। तो इनके दो स्टेप गलत थे, सामूहिक कृषि और आदेशित अर्थव्यवस्था। इन दोनों से क्या हुआ कि इकोनॉमी लड़खड़ाने लगा, लोग फ्री होकर बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। तो स्टालिन के पॉलिसी से रूस के लोग संतुष्ट नहीं थे, जो उसके अंदर टूटने का एक कारण बना। तो स्टालिन का जब अंत हुआ 1953 में, उसके बाद आए कौन? वहाँ के राष्ट्रपति बने खुश्चेव, निकिता खुश्चेव नाम है इनका। खुश्चेव जब आए तो उन्होंने सबसे पहला ये काम किया कि जो स्टालिन ने जो चीज़ चलाया था, जो स्कीम चलाया था, योजना चलाया था, जो पॉलिसीज चलाया था, खुश्चेव जब आए तो सारा का पॉलिसी चेंज कर दिया, सब पर रोक लगा दिया और स्टालिन की निंदा की। यही क्वेश्चन 12 क्लास में उठाता है और इसमें पूछता है कि डी स्टालिनीकरण का क्या अर्थ है। तो डी स्टालिनीकरण अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? डी स्टालिनीकरण। तो आप ये कहेंगे कि जब रूस के राष्ट्रपति, सोवियत संघ के राष्ट्रपति जब खुश्चेव बने थे तो उन्होंने स्टालिन द्वारा चलाए गए सारी योजनाओं को रद्द कर दिया था और उनकी निंदा की थी। यही चीज़ का क्या कहलाया? डी स्टालिनीकरण कहलाया। तो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है अभी, आदेशित अर्थव्यवस्था क्या है और डी स्टालिनीकरण क्या है। हम अपने मूल सवाल पर वापस लौटेंगे
मूल सवाल यह है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा डिटेल समझते चलते हैं क्यों हुआ। तो स्टालिन के पॉलिसी से लोग संतुष्ट नहीं थे। फिर वहाँ के राष्ट्रपति कौन बने? खुश्चेव बने। खुश्चेव बने तो उन्होंने स्टालिन को लेकर के जो जो पॉलिसी था उसमें बदलाव लाया। उसके बाद फिर आए ब्रेजनेव आए। इन सब का भी योगदान ज़्यादा नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन पूछा जाएगा गोर्बाचोव से। गोर्बाचोव के समय में ही रूस का विखंडन हुआ था, रूस टूटा था 1991 में। और क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टालिन से। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मेन है। आपको एक सीरियल नंबर से रूस के राष्ट्रपति का नाम याद रखना चाहिए। वो इस तरह से याद रखेंगे कि पहले रूसी क्रांति के बाद वहाँ के राष्ट्रपति बने लेनिन, लेनिन के बाद वहाँ के राष्ट्रपति बने स्टालिन, स्टालिन के बाद वहाँ के राष्ट्रपति बने खुश्चेव। ये 3 ठो तो आपको आराम से याद हो जाएगा। यानी स्टालिन समझ लो स्टाइल मारने वाले थे, उनको फिर खुरेदने के लिए कौन आ गए? खुश्चेव आ गए। तो 3 याद हो गया। आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। ब्रेजनेव, एंड्रोपोव, चर्नेनकोव और गोर्बाचोव। अगर आपको ये सब याद नहीं भी होता है तो आप खुश्चेव के बाद ब्रेजनेव को अगर याद रखेंगे या नहीं रखेंगे, इन तीनों को अगर हम नहीं अब याद करते हैं तो इससे कोई सवाल नहीं बनता है। फिर क्वेश्चन बनता है गोर्बाचोव से। तो 1, 2, 3 रूस के पहले राष्ट्रपति कौन सोवियत संघ के? लेनिन। दूसरे कौन? दूसरे राष्ट्रपति का नाम स्टालिन। और तीसरे कौन? तीसरे राष्ट्रपति का नाम खुश्चेव। खुश्चेव के बाद सीधा याद रखें आप गोर्बाचोव। गोर्बाचोव में क्या हुआ? उस समय में रूस टूट चुका था 1991 में, सोवियत संघ टूट चुका था। सोवियत संघ टूट चुका था 1991 में। उसके बाद फिर वो अलग अलग देशों में बना और एक राज्य जो सबसे बड़ा था जिसको रूस कहा गया वो 1991 में आया। और रूस के फिर उस समय जो राष्ट्रपति बने थे उनका नाम था एल्त्सीन, डेविड एल्त्सीन। 1991 में बने। और उसके बाद अभी जो हम जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है। इसको हम इस नक्शा से देखेंगे। इसको अगर हम देखें तो ये हमारा सोवियत संघ है जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं। ये इतना बड़ा हिस्सा जो है अभी भी टूटने के बाद इतना बड़ा है। और ये सब जो छोटे छोटे देश हैं यहाँ पर 1, 2, 3 यूक्रेन, ये आपका फिर इस तरह का कजाकिस्तान वगैरह, यानी ये सब आसपास के जो देश हैं, यही यूक्रेन है, इसी से अभी रूस का जंग चल रहा है। तो ये सब जो देश हैं ये सब रूस के टूटे हुए ही भाग हैं सोवियत संघ के। लेकिन सबसे बड़ा रूस है, इसीलिए रूस का नाम ज़्यादा आता है। अब बात आता है कि रूस टूटा क्यों, उसके टूटने के क्या कारण थे। तो सीधा बात यह है कि स्टालिन ने जो पॉलिसी अपनाई थी, जो हमने पहले बताया कि स्टालिन ने जो अपना मतलब वो पॉलिसी अपनाया था, जो योजना अपनाया था, उससे लोग असंतुष्ट थे। तो वो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे करके उसमें मतलब एक तरह असंतुष्टि जो है वो दरार को जन्म देता है। आर्थिक असंतोष, आर्थिक असंतोष क्यों होगा? क्योंकि सरकार सारा कुछ अपने हाथ में ले ली थी। किस अर्थव्यवस्था के तहत? आदेशित अर्थव्यवस्था के तहत। आदेशित अर्थव्यवस्था के तहत तो सरकार सब कुछ अपने हाथ में रख लेती। तो इससे क्या हो गया था कि आदेशित अर्थव्यवस्था अपनाने से वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति खत्म, मतलब चरमरा गई थी। अब वहाँ पे सरकार जो है सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा तो लोग कैसे बिजनेस करेंगे। तो लोगों में जो है एक असंतोष आ गया, उनकी कृषि ले ली गई, उनका खेती ले लिया गया। तो ये सब चीज़ जो है लोगों को असंतुष्ट कर रहा था। देश या राष्ट्र जो बनता है वो लोगों से बनता है, और लोग ही अगर असंतुष्ट हो जाएंगे तो फिर राष्ट्र या देश रहेगा नहीं। राज्य की परिभाषा में हम पढ़ चुके हैं या जानते होंगे आप सब कि राज्य के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है वहाँ का प्रभुसत्ता होना, वहाँ का जनता होना, उसकी भूमि होना। तो भारत भी एक राज्य है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ के लोग ही असंतुष्ट थे, तो आर्थिक असंतुष्टि। अच्छा, सरकारी स्तर पर भी भ्रष्टाचार था। तो अभी भ्रष्टाचार में सोवियत संघ में जब करप्शन ज़्यादा हो गया तो लोगों में असंतुष्टि आना शुरू हो जाएगा। तो जो देश अमेरिका जैसे देश से लड़ रहा है उसके अंदर की हालत अगर ऐसी है तो आप समझ सकते हैं कि फिर उसका टूटना स्वाभाविक हो जाता है। वो तो काफ़ी समय तक चला, लेकिन अंत में स्थिति ऐसा आया कि रूस को टूटना पड़ा, सोवियत संघ को। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ था, योग्य नेतृत्व नहीं थी। 2-3 राष्ट्रपति बहुत ठीक ठाक आए, ये जो भी थे गलत सही निर्णय ले रहे थे, लेकिन एक तरह से एक कोई डिसीजन ले रहे थे। बाद वाले लोग कोई खास डिसीजन नहीं लिए, ये लोग तो इनका नाम भी नहीं आता है ज़्यादा।
तो अच्छा नेतृत्व नहीं था सोवियत संघ में। लास्ट में गोर्बाचोव आए, उन्होंने जब अपना सत्ता संभाला 1985 में, तो वो कुछ सुधार किए, लेकिन चूंकि जब नाव डूबने वाली हो उसमें आकर के कोई अगर उसको सुधारे तो बचाना मुश्किल होता है। लास्ट में इन्होंने देखा कि नहीं सुधरेगा, तो लास्ट में इसको तोड़ दिया या टूट गया वो। तो योग्य नेतृत्व की कमी थी। कोई भी राष्ट्र टूटता है, वहाँ का नेतृत्व अगर गलत है, लोगों को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो सर वहाँ के मतलब लोग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, देश टूटेगा या फिर वहाँ क्रांति आ जाएगी। हम नस्लीय राष्ट्रवाद पहले पढ़ा चुके। नस्लीय राष्ट्रवाद का यह है कि रूस कई हिस्सों में अंदर अंदर बटा हुआ था, वहाँ लोगों में नस्लीय राष्ट्रवाद पनप रहा था कि हम इस जाति के हैं, हम इस जाति के हैं, हम ये हैं, और सब अपना अपना देख रहे थे। भारत की स्थिति दुर्भाग्य से कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हम अपने क्षेत्रीय मुद्दों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, धार्मिक मुद्दों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और विदेश नीति को या आर्थिक स्थिति को ध्यान कम रखा जाता है। तो इस वजह से लोगों में भी असंतुष्टि आती है। सरकार को चाहिए कि लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए अपनी कोई भी पॉलिसी बनाए। और लोकतंत्र तो खैर ऐसा है कि फिर 5 साल के बाद सरकार को जवाब दे देता है कि हाँ आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। लेकिन जहाँ की सरकार या जहाँ के लोग तानाशाही तरीके से काम करते हैं, तो अंत में वहाँ पर क्रांति आ जाती है। ये रूस का विघटन का पूरा चैप्टर था, चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का। हम कोशिश करेंगे कि आपका पॉलिटिकल साइंस धीरे धीरे करके पूरा बेहतर तरीके से कंप्लीट करवा दें। आप लगातार वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और ध्यान रखिए कि आपका कोई भी नोट्स की ज़रूरत हो तो आप हमें बताएंगे, या कोई भी आगे के टॉपिक अगर आपको पढ़ना हो तो आप हमें बताएंगे। हम उस टॉपिक पर साधारण शब्दों में पूरी चर्चा करके आपको उस बात को समझाने की कोशिश करेंगे। कल फिर मिलेंगे अगर समय मिला तो आपके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ाई करते रहो।